और मेरे हिसाब से सभी को आवाज़ आ रही होगी इजीली, है ना? हाँ बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, कल का जो अपने परसों जो सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट आया, उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि मेनली दो ज़्यादा लोगों का हुआ है। एक तो उन लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने कभी किसी समय 2 साल या 3 साल नीट की तैयारी कर रखी है, जिन्होंने कभी मेडिकल की या IIT की तैयारी कर रखी है, उनके सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हुए हैं जो परसों सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट आया। इसके अलावा जो बिल्कुल नया बीएड करके लड़का आया था, उनके सिलेक्शन ना के बराबर हुए हैं। ज़्यादातर उन्हीं के सिलेक्शन हुए हैं जो थोड़ा सा नीट की तैयारी कर चुके हैं, या अगर आपकी लाइन में है जिन्होंने नीट की तैयारी नहीं की, उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस जिनको रहा है, उन्हीं के सिलेक्शन हुए हैं जो कई सालों से लग रहे हैं। अभी जैसे मैंने जो अभी करीबन 20 एक फ़ोटो डाली हैं, वो अपनी अच्छी बात यह है कि वो सारी की सारी फ़ोटो क्लासरूम्स की हैं। जैसे अदर लोगों ने तो क्या सिस्टम रहता है, कोई टेस्ट सीरीज़ की डाल दी या किसी ने यूट्यूब पर देखा उसकी भी डाल दी। तो अपनी जो 18-20 जो मैंने क्लासेस रैंक्स डाली है, वो सारी की सारी क्लासरूम्स की डाली है। ऐसा नहीं है जो आपके क्लासरूम या तो ऑनलाइन में आए हैं या ऑफलाइन में आए। बराबर रेशियो रहा है। ऑफलाइन की तुलना में मेरे यहाँ ऑनलाइन में ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। जो मैंने एवरेज निकाला 20 बच्चों में कि ऑफलाइन में कम और ऑनलाइन में ज़्यादा एवरेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी है, और अच्छे से अपन को अब आगे लगना है। और देखो, ये जो चीज़ कल का रिज़ल्ट आया परसों का, उसने एक दो चीज़ वापस एक्सप्लेन ये कर रही है कि अब जो तैयारी है वो महीने 2 महीने 6 महीने की नहीं है। एटलीस्ट कम से कम आपको 1 साल लगना पड़ेगा। और शायद मेरे हिसाब से EMRS के वापस फॉर्म चालू हुए ना, वापस फॉर्म चालू, हाँ शायद EMRS के वापस, मेरे को कल कंफर्म करके बताऊंगा। वैसे मुझे बता रहे हैं कि EMRS के वापस फॉर्म भरा ही आ रहे हैं, तो आप वापस भरें जिन्होंने नहीं भरे। और उसका शायद हो सकता है एक वैसे ही मैं एक क्लास शायद चालू करूँगा, लेकिन वो अर्ली इन द मॉर्निंग होगी क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में ही टाइम होता है। तो वो एज ए रिवीजन क्लास होगी और वो सबके लिए होगी, ऐसा नहीं अपने लिए नहीं, वो सबके लिए होगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं आज इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि उसका क्या क्या सिलेबस है PGT वाले पार्ट का। वैसे 11th-12th वाला ही पोर्सन है उसका, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा, मोहन का हो गया, उसकी 726 रैंक है बेटा। मोहन का हो गया, उसकी 726 रैंक है। ऐसा नहीं होता बेटा, मेरे को एक एक बच्चे का याद इसलिए रहता है क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ रहता हूँ। नहीं तो किसी कोचिंग वाले को बच्चे का रोल नंबर क्या मतलब ये भी पता नहीं होता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने 20 फ़ोटो छापी है तो हर लड़के का नाम, हर लड़के का रोल नंबर क्या है क्या नहीं, मुझे सारा पता रहता है। हाँ देख, मोहन ने तो लिख के ही दे दिया, देख तेरे नीचे ही कि सर हो गया मेरा, तो उसने तो मैसेज भी डाल दिया 726 रैंक ले, ठीक है। सभी का हो गया बेटा, ज़्यादातर। 18वीं रैंक है महेश कुमार चौधरी की, ऑलरेडी वो पहले से लैब असिस्टेंट है कॉलेज के अंदर, टॉक के अंदर। उसके बाद 44वीं रैंक है वो खुशबू की है, वो आपको पता है, वो उसका तीनों जगह सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 174वीं रैंक है अनुज यादव की। तो अनुज यादव तो एक अद्भुत चीज़ थी अनुज यादव। मोहन भी उसको अच्छी तरह से जानता है। और वो क्या है, 2-3 मतलब वो एक ऐसा एग्जाम्पल है, वो आप सबके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे मतलब जितनी बार अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। उसने 2-3 साल मेडिकल की तैयारी की, फिर शायद उसको BDS मिला, फिर उसने उसको छोड़ दिया। फिर कुछ उसकी ऐसी सर्कमस्टेंसेस रही, ऐसी कुछ स्थितियां रही कि उसने फिर बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन किया, B.Ed किया। अब वो जब क्लास में आता था ऑफलाइन की क्लास में, तो उसने ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रखी थी। तो वो जैसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन पूछता था, लोग बाग उसका अपोज करते थे, मुझे ध्यान है, और क्लास में लड़मड़ते थे कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या, है क्यों मोहन, सही कह रहा हूँ ना। तो क्लास में लड़के लड़मड़ते थे कि अरे यार इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि तू क्या पूछ रहा है। और वही हुआ, अभी उसका 3-4 दिन पहले फ़ोन आया कि बोले सर मेरा हो गया। तो मैंने कहा बेटा मुझे तो पूर्ण विश्वास था तेरा होगा, क्योंकि तूने 2-3 साल नीट की तैयारी कर रखी है। अब ये जो नए B.Ed वाले बच्चे हैं ये कुछ नहीं समझते अभी तो इनको कैसे ही कोई गुमराह कर ले, इनको कुछ नहीं पता होता। तो जो अनुभवी होते हैं वही जानते हैं कि ऐसा नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर उसकी 174वीं अच्छी रैंक है।
और उसका फिजिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ फिजिक्स में वो वहाँ मात खा गया, फिजिक्स इस लेवल का था नहीं हुआ, लेकिन हाँ केमिस्ट्री अच्छा था और बायो अच्छा था, तो हो गया उसका सिलेक्शन। उसके बाद 174 के बाद रैंक है 205, जो मेरे को एक एक रटी रहती है, उसका नाम है शिवानी शर्मा। उसके बाद है 268, मैं बोल रहा था ना कृष्णा यादव, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी। हाँ मोहन सही कह रहा है, बॉटनी वाले सर से उसकी ज़्यादा बहस होती थी, और लड़कों से कैसी बहस होती थी तुझे पता है, मारा पीटी की नौबत आ गई थी एक दो बार तो भी, लेकिन मुझे पता था ये श्योर होगा, क्योंकि उसने 2-3 साल नीट की तैयारी कर रखी थी, अच्छा था। और 268 कृष्णा यादव की रही, तो उसका पहले देखो कृष्णा का भी मैंने देखा कि उसने पिछली बार वो रीट के डबल में रह गई 1-2 नंबरों से, तो आप सोच सकते हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, उस जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हुए एक ने हिम्मत नहीं आ रही। अब मोहन का ही एग्जाम्पल देख लो, 2018 में नहीं हुआ इसका, रीट के डबल में रह गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, जयपुर में लगा रहा रूम लेके, बोले होने दो जो होगा सो देखी जाएगी, फिर हुआ नहीं हुआ। क्यों मोहन सही कह रहा हूँ, पूछ लो आप, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, लेकिन हाँ डिटर्मिनेशन तो करना पड़ेगा। जैसे 2018-19 में इनका भी ये भी असफल रहे 2018 वाली वैकेंसी में, तो ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि मान लो 1 आध साल अपन थोड़ा सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबको आती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी आज की डेट में नौकरी लगने के बाद सैलरीज हैं। ठीक है, आपके 2 महीने की सैलरी के अंदर आपको ये लगेगा अरे जो साल भर हमने खर्च किया वो तो बराबर हो गया। आज की डेट में एक सेकंड ग्रेड टीचर को 2 साल बाद करीबन 50,000 मिलता है, और फर्स्ट ग्रेड टीचर को 2 साल बाद करीबन 60,000 के आसपास मिल जाता है। तो आप लगा लो 60 दूनी 1,20,000 होते हैं, और 10,000 रुपये महीने, इसके हिसाब से इतना ही खर्चा होता है, 15 मान लो। लेकिन वो डिटर्मिनेशन तो बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, सबको बहुत बहुत बधाई। एक भी अपने यहाँ से कोई भी चिंता ना करें, फर्जी नहीं है ना मैं करता ऐसा काम। हाँ अगर मैं छापूँ, जैसे मैं खाने वाली क्लास के एग्जाम्पल्स लेके छापूँ, तो फिर ज़रूर मैं 200 से ऊपर बच्चे छाप सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा वो विचार नहीं है। अभी मैं मार्केट में लोगों को देख रहा हूँ कि कौन कितनी छापता है, उसके बाद वो मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, तो जब मुझे लगेगा हाँ अब छापनी है, देन उस दिन छापूँगा। अभी जो मैंने 18-20 फ़ोटो छापी है वो है जो क्लासरूम के हैं, जिनको पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं जैसे किसी बच्चे के साथ जब जुड़ता हूँ तो बहुत अटैचमेंट से जुड़ता हूँ। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आज। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक सेल। पहला क्वेश्चन मुझे ध्यान है, चिंता नहीं करें, प्रॉब्लम की क्लास होगी, डोंट वरी। अगला जो हेडिंग है वो है वैद्युत रासायनिक सेल। आज अपन जो दूसरे सेल की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल। हम वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ चुके, आज जो हम बात करेंगे वो वैद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे। वैद्युत रासायनिक सेल का ही दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। और तीसरा इसका जो नाम है वो है वोल्टीय सेल। ठीक है, अब हम सबको पता है हमारे घर के अंदर जो हम पेंसिल सेल्स वगैरह यूज करते हैं वो सब वैद्युत रासायनिक सेल है। उनके अंदर आपको पता होगा कि जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। यानी ये वैद्युत अपघटनी सेल का उल्टा होंगे। हमने पढ़ा था कि वैद्युत अपघटनी सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और उसके कारण रिडॉक्स रिएक्शन एनोड और कैथोड पर होती है। यहाँ जस्ट उल्टा होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी। केमिकल रिएक्शंस का मतलब इन सेल्स के अंदर अभी आपको समझ में आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी जगह रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और उसके विपरीत क्या बहेगी, धारा बहेगी। अब देखिए जो वैद्युत रासायनिक सेल है ये क्या है, इनमें अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन होती रहती है। जो अपने बैटरीज वगैरह होती है या जो पेंसिल सेल्स वगैरह हैं, इनमें अपन को खुद को कुछ नहीं करना होता, अपने आप ही इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती रहती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो पहले भी बता चुका कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल, इन दोनों में बहुत बड़ा पहला अंतर यही है कि वैद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और जो वैद्युत रासायनिक सेल होंगे वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा अंतर ये होगा कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उनके लिए डेल जी पॉजिटिव होगा,
जबकि इनके लिए डेल जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा, स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। समझ में आ गया होगा। वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर हम देखेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब इनके लिए डेल जी का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आई बात। वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल बोलेंगे। केमिकल एनर्जी को, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें आप देखोगे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्वतः प्रक्रम होते हैं। इसीलिए इन सेल्स के लिए डेल जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब बिल्कुल जो वैद्युत रासायनिक सेल का जो उदाहरण है, बिल्कुल बेसिक सेल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेसिक सेल है, इसका उदाहरण डैनियल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल का जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है वो डैनियल सेल है। इस डैनियल सेल की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं इस तरह से। यहां एक जिंक की रॉड होती है जिसको हम जिंक सल्फेट विलयन में डिप करते हैं। देखिए इस बार फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन आया था, अभी मैं तो बताऊंगा आपको। जिंक छड़, और हम इसको जिंक सल्फेट विलयन में डिप करेंगे। इधर हम कॉपर की छड़ लेंगे। फर्स्ट ग्रेड में सारे क्वेश्चन वैद्युत रासायनिक सेल से आए थे, उसका कारण फर्स्ट ग्रेड में हमारे कोर्स में यही है। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल भी आ जाता है, इसलिए हमने पढ़ा था। दूसरी बात, कॉपर छड़ को दूसरे कंपार्टमेंट में कॉपर छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा। आपको पता है सेल का मतलब ही ये होता है कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यहाँ जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट विलयन में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है। कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा, ये आगे चलकर अभी समझ में आने लगेगा। ये सारा की सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करेगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मेटल ऊपर होगी वो एनोड का फंक्शन करेगी, और जो मेटल नीचे होगी वो कैथोड का फंक्शन करेगी। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में, और इन दोनों को मैं इन दोनों के बीच में मैं एक समझाने के लिए एक बल्ब लगा देता हूँ। मैंने क्या किया, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डाला, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डाला, और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वायर से जोड़ते हुए बीच में बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब क्या होता है, 1-2 सेकंड के लिए जलता है और बाद में क्या हो जाता है, बुझ जाता है। 1-2 सेकंड के लिए जला और फिर बाद में बंद हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जला क्यों, और प्रश्न ये उठा कि बाद में ये बंद क्यों हुआ। साधारण से प्रैक्टिकल है, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में, दोनों को एक बल्ब के द्वारा जोड़ा गया। बल्ब 1-2 सेकंड के लिए जला और फिर बुझ गया। अब प्रश्न ये उठा कि बल्ब ये जला क्यों इसमें धारा बही, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं धारा बही, और फिर वो धारा प्रॉपर नहीं बह पाई, इसीलिए 1-2 सेकंड के लिए धारा बहकर क्या हो गई, बंद हो गई। अब साइंटिस्टों ने इसका रीजन बताया कि जब हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डालते हैं तो ये जो जिंक की छड़ है ना, ये एनोड का काम करती है। ये क्या काम करती है, एनोड का। जिंक की छड़ को जब हम जिंक सल्फेट विलयन में डालते हैं तो यह एनोड का काम करती है, और कॉपर की छड़ को जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो ये किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। आगे आप अपने आप समझ में लग जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टेबल में ऊपर होगी मेटल वो एनोड है,
और जो टेबल में नीचे है वो क्या है, कैथोड है। अब ये कहता है कि जब हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डालते हैं तो ये जो जिंक की छड़ है ये एनोड का काम करती है, और एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक Zn+2 के रूप में बदलता है। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब यही तो होता है। आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि जो ये जिंक सॉलिड है ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Zn+2 में, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। इस तरह से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, और ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं ये एनोड से कहां जा रहे हैं, कैथोड पर। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड पर। और जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में बदलता है, और ये Zn+2 क्या है, इस विलयन के अंदर आ जाता है। जब जिंक का Zn+2 इस विलयन के अंदर आता है तो धीरे धीरे देखने में आता है ये रॉड क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। रीज़न भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जिंक की छड़ ऑक्सीडेशन का काम करती है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में बदलता है, Zn+2 में, और ये जो Zn+2 हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ जाते हैं, कैथोड पर जाते हैं। आया समझ? अब कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि विलयन के जो Cr+2 आयन है, कॉपर सल्फेट का मतलब यहाँ Cr+2 आयन और सल्फेट आयन, विलयन के जो ये Cu+2 आयन्स हैं ये क्या करते हैं, रॉड पर जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, और किस रूप में जमा हो जाते हैं, कॉपर के रूप में जमा हो जाते हैं। इसका मतलब कैथोड पर रिडक्शन हुआ, और क्या हुआ कि जो Cr+2 था, Cr+2 एक्वस का मतलब सॉल्यूशन का Cr+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किस में जमा हो जाता है, कॉपर सॉलिड में। अब इन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि डैनियल सेल के अंदर एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ और जिंक Zn+2 में बदला, और जो जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए वो इस वायर के द्वारा एनोड से कहाँ गए, कैथोड में गए। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है तो उसके विपरीत क्या बहती है, धारा। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर, और धारा का प्रवाह कहाँ होगा, कैथोड से एनोड की ओर। अब हमारी ये बात समझ में आ गई कि साहब डैनियल सेल में क्या होता है, अपने आप जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट या कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो इनमें अपने आप स्वतः रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक जगह ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी जगह क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और उसके विपरीत क्या बह रही है, धारा बह रही है। केमिकल एनर्जी किसके अंदर बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। अब प्रश्न ये उठा कि ये बल्ब थोड़ी देर के लिए जला और फिर ये बुझ क्यों गया, और ये भी पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो एनोड से कैथोड की ओर होता है, और बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह कैथोड से कहाँ होता है, एनोड की तरफ होता है। ये भी हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रश्न ये उठा कि ये बल्ब थोड़ी देर जला और बाद में बुझ क्यों गया, तो समझ लो होता क्या है। शुरू में जब आप जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डालते हैं तो शुरू में प्रारंभ में शुरू में जब आपने जिंक की छड़ को डाला ही उसी समय
बिल्कुल डाला उसी समय। प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है कि जिंक सल्फेट में जितनी जिंक आयन की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही कंसंट्रेशन शुरू में किसकी होती है, सल्फेट आयन की होती है। प्रारंभ में क्या होता है, जिंक, जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक +2 और सल्फेट आयन। तो मान लो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होगी और सल्फेट आयन की भी 1 मोलर होगी। अब आपने कहा जब जिंक की छड़ को हमने जिंक सल्फेट विलयन में डाला तो आप ये कहते हो कि इसका जो जिंक इस रॉड में से जो जिंक +2 वाला पार्ट है वो किसके अंदर आ जाता है, विलयन में, और यहाँ क्या रह जाते हैं, यहाँ रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो आपसे इस साल यही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है या जो हमारा वोल्टेज सेल होता है उसमें एनोड कैसा होता है। तो आपको दिख रहा है एनोड ऋणावेशित होता है। एनोड कैसा होता है, ऋणावेशित, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड हमेशा कैसा होता है, धनावेशित, और यहाँ एनोड कैसा होता है, ऋणावेशित। रीजन समझ में आ गया होगा, ये जिंक +2 यहाँ विलयन में आ जाते हैं और यहाँ क्या रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। भाई जिंक में दो चीज़ें हैं, एक जिंक +2 और एक इलेक्ट्रॉन है। इन दो चीज़ों से ही तो मिलकर जिंक बना है। तो जिंक +2 तो इधर आ गया और यहाँ क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इस साल क्वेश्चन यही पूछा गया कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर जो एनोड है वो किसका काम, वो एनोड कैसा होता है, तो आप कहोगे ऋणावेशित होता है। और वैसे भी आप समझ सकते हो, आपको पता है धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। अगर ये प्लस है तो ये कैसा होगा, माइनस। इसका मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और कैथोड कैसा होता है, धनावेशित होता है। अब परेशानी क्या हुई कि प्रारंभ में तो जिंक सल्फेट में जितनी जिंक आयन की कंसंट्रेशन थी उतनी ही सल्फेट आयन की थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जिंक आयन की कंसंट्रेशन सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या, ये जिंक +2 सॉल्यूशन में आने लग गए ना, तो जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी और सल्फेट आयन से ज़्यादा हो जाएगी। और ये जिंक +2 क्या करते हैं, ये जो जिंक +2 है वो क्या करते हैं, इस रॉड के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे। अब जब ये रॉड के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लग जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लग जाते हैं तो अब इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होना बंद हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होना बंद हो जाएगा तो धारा भी बहना बंद हो जाएगी। इसीलिए बल्ब 1-2 सेकंड के लिए जलता है और बाद में बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। अगर हम देखें, जब आपने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, आप कहते हो कि सर हम कॉपर की छड़ को जब कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो प्रारंभ में तो क्या होता है, जितनी कॉपर की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही कंसंट्रेशन सल्फेट आयन की होती है। आ रहा समझ? अब ये कॉपर क्या करता है, ये जो Cu+2 आयन है रॉड पे जाते हैं। अब इस कॉपर में भी दो चीजें हैं, एक कॉपर +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जिंक में दो चीजें हैं, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही कॉपर में भी दो चीजें हैं, एक कॉपर +2 है और एक दूसरा चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो Cu+2 आयन है सॉल्यूशन का, ये यहां रॉड पे जाता है और क्या करता है, इस रॉड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और बोलो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। शुरू में जितने कॉपर आयन थे उतने ही सल्फेट थे, लेकिन हुआ क्या, ये Cu+2 रॉड पे गए, इन्होंने इसके इलेक्ट्रॉनों को खाया और खुद कॉपर के रूप में जमा हो गए। इसका मतलब Cu+2 आयन की कंसंट्रेशन तो क्या होने लगी, कम होने लगी, और धीरे धीरे किसके आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। अब जब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो फिर ये सल्फेट आयन धीरे धीरे यहाँ थोड़े थोड़े इकट्ठे होने लगते हैं। अब ये सल्फेट आयन क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ आने लगे, तो ये जो सल्फेट आयन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, आने नहीं देते रॉड पे।
क्यों नहीं आने देते, समझ में आ गया होगा। नेगेटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज वाले को क्या करता है, रिपेल करता है। तो दो प्रॉब्लम हुई। पहली प्रॉब्लम तो क्या हुई, शुरू में तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हो रहे थे, जितनी जिंक आयन की कंसंट्रेशन थी उतनी सल्फेट आयन की। थोड़ी देर बाद जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग गए। इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग गए तो एनोड से कहाँ नहीं जाने लगे, कैथोड पर नहीं जाने लगे। आया समझ में? और यहाँ आने की भी कोशिश करें तो ये सल्फेट आयन उसको क्या करने लग गए, रिपेल करने लग गए। यहाँ आपको दिख रहा है जिंक +2 के रूप में विलियन में आ गया, तो ये वाली छड़ तो आपकी ऋणावेशित हो गई। और कॉपर +2 जब इसके इलेक्ट्रॉनों को खा जाएगा तो ये वाली छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और ऐसे भी सोच सकते हो आप, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाली प्लेट तो धनावेशित है और ये वाली प्लेट कैसी है, ऋणावेशित है। अब प्रश्न उठा कि इस समस्या को सॉल्व कैसे करें। इसका मतलब मुझे इस सॉल्यूशन को उदासीन बनाए रखना। तो इस सॉल्यूशन को उदासीन बनाए रखने के लिए यहां बीच में एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ा जाता है। सबने सुना होगा लवण सेतु। यहां हम लवण सेतु, एक यू आकार की ट्यूब लगा देते हैं जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। और इस लवण सेतु के अंदर अक्रिय लवण भरे रहते हैं, जैसे मैं कहूं KCl भरा रहता है, जैसे क्या भरे रहते हैं, KNO3 भरे रहते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि शुरू में तो जितनी जिंक आयन की कंसंट्रेशन थी उतनी ही सल्फेट आयन की, लेकिन बाद में जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। तो सपोज करो मैंने यहां पोटेशियम क्लोराइड भर दिया। अब ये क्या करते हैं, जिंक +2 क्लोराइड आयन को अपनी ओर क्या करने लग जाते हैं, खींचने लग जाएंगे। ये जो जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ी ना, ये अक्रिय लवण के क्लोराइड आयन को अपनी ओर खींचेगी। तो जिंक +2 की जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जैसे पॉजिटिव चार्ज की बढ़ी ऐसी नेगेटिव चार्ज की बढ़ेगी, तो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और ऐसे की ऐसे यहाँ सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो वो अपनी ओर किसको खींचते हैं, पोटेशियम आयन को खींचते हैं। तो ये पोटेशियम आयन बढ़े हुए ऋणावेश को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम ये होता है कि इन विलयनों को उदासीन बनाए रखना। जब तक ये विलयन उदासीन नहीं बनाए रखेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाए तो इसके लिए हम इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, लवण भरे हुए रहते हैं और यहाँ जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको उदासीन करने के लिए नेगेटिव आयन आ जाते हैं, और यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको उदासीन बनाए रखने के लिए पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम तो ये हो गया, इन विलयनों को उदासीन बनाए रखना। और साथ ही साथ दूसरा काम ये हो गया, ये सर्किट को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, जिससे इनके अंदर लगातार क्या बहती रहती है, धारा बहती रहती है। और जो आपका बल्ब बुझ गया था, अब वो बल्ब लगातार क्या होता रहता है, जलता रहता है। आ गया होगा मेरे हिसाब से सभी को समझ में। एक बार सभी लोग इसको बना लें, फिर मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आइडिया बताऊँगा। और बेटा जैसा आज अखबार में है कुछ कह नहीं सकते। जैसा आज अखबार में आया था ना, आपने सबने देख लिया होगा कि 6 वैकेंसीज आरपीएससी के पास पड़ी हुई हैं और उससे पहले आचार संहिता लग गई, तो हो सकता है वो वैकेंसी आपकी भी हो। कुल मिला के अपना ध्येय है, अपन को लगे रहना है। और जिन्होंने EMRS का फॉर्म नहीं भरा है, मेरे हिसाब से वापस फॉर्म ओपन हुए हैं, वो एक बार फॉर्म भर दें। एक बार बेटा औरों को भी उतार लन दो बेटा, 2 मिनट लगेगी, है ना। आप लोगों ने उतार लिया, अच्छी बात है बेटा। रीना बेटा तू तो 4:30 बजे जगने को तैयार हो गई। अरे बेटा ऐसे क्यों करती हैं? हाँ बेटा बना लिया, थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए बस, और क्या। और जो नहीं बना पा रहे वो फोटो खींच लो इसकी। बेटा एक उसका भरना है EMRS का,
एकलव्य वाले का भर दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं और देख लूँगा, बता दूंगा। पीजीटी वाला भर देना, टीजीटी वाला भर लेना। पीजीटी तो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है ही, टीजीटी ट्रेनी ग्रेजुएट बोलते हैं, मतलब जो अपने सेकंड ग्रेड होता है ना उसको टीजीटी बोलते हैं वहाँ। उतार लिया। अब देखिए इसी चीज को ऐसे भी ध्यान रखेंगे, लॉन, यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है ये डैनियल सेल का ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड होता है और ये नेगेटिव होता है। जस्ट उल्टा, राइट साइड पर आपको पता है रिडक्शन होगा, राइट साइड पर कैथोड होता है, और दिखाई दे रहा है कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, वो आप लिखेंगे। मैं लिखा रहा हूं उसको थ्योरेटिकल की फॉर्म में। लिखे फर्स्ट पॉइंट, नोट, जिंक की छड़, जिंक छड़ एनोड की तरह व्यवहार करती है, जिंक छड़ एनोड की तरह व्यवहार करती है। पहला पॉइंट, जिंक छड़ एनोड की तरह व्यवहार करती है। सेकंड पॉइंट, Zn+2 विलियन में आ जाता है, Zn+2 विलियन में आ जाता है, Zn+2 विलियन में आ जाता है। तीसरा पॉइंट, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ गया होगा। जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक+2 में बदलता है, और ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं वो एनोड से कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पर। समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट, एनोड ऋणावेशित होता है, एनोड ऋणावेशित होता है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट, कॉपर की छड़ कैथोड की तरह व्यवहार करती है, कॉपर की छड़ कैथोड की तरह व्यवहार करती है, कॉपर की छड़ कैथोड की तरह व्यवहार करती है। विलियन का Cu+2 आयन, विलियन का Cu+2 आयन कॉपर के रूप में जमा हो जाता है, विलियन का Cu+2 आयन कॉपर के रूप में जमा हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, कैथोड पर अपचन होता है, कैथोड पर अपचन होता है, कैथोड पर अपचन होता है, कैथोड धनावेशित होता है, कैथोड धनावेशित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, लवण सेतु का कार्य, लवण सेतु का कार्य, अब देखो लवण सेतु का पहला कार्य तो समझ में आ गया होगा, विलयन को उदासीन बनाए रखना। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विलयन को उदासीन बनाए रखना, विलयन को उदासीन बनाए रखना। और दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, परिपथ को पूर्ण करना, परिपथ को पूर्ण करना। ठीक है, अब देखो ये जो आपके अक्रिय लवण होते हैं इनमें कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषता होती है कि जो ये आयन होता है ना, ये आयन, ये क्या है, रिएक्शन नहीं करते इनके साथ। जैसे यहाँ तो ये जो जैसे अक्रिय लवणों के द्वारा जो आयन दिए जा रहे हैं, जैसे मान लो इस यहाँ पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा पोटेशियम और क्लोराइड आयन दिए जा रहे हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है अक्रिय होंगे लवण। इसका मतलब इन लवणों के द्वारा जो आयन्स दिए जाएंगे, जो दूसरे वैद्युत अपघट्य के आयन्स होंगे उनके साथ ये क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि मान लो अगर यहाँ Ag+ आयन होता और गलती से Cl- होता, और मान लो Ag+ और Cl- आपस में रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेते, फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाती।
तो अक्रिय लवणों में दो विशेषता और होती हैं कि पहली बात तो ये जो आयंस जो ये देते हैं, मतलब हमें इस तरह के सॉल्ट ब्रिज में हमें इस तरह के सॉल्ट रखने होते हैं कि वो उनके द्वारा जो आयंस दिए जा रहे हैं वो विपरीत आयनों के साथ क्या ना करे, रिएक्शन ना करे, और दोनों की आयनिक मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। जिस गति से ये यहाँ आना चाहिए उसी गति से ये यहाँ आना चाहिए। मान लो ये जल्दी आ गया और ये बहुत धीमे धीमे आ रहा है, अगर ये जल्दी आ गया तब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस गति से फिर तो ये वाले इतने ज़बरदस्त नेगेटिव वाले इतने ज़बरदस्त तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जिस गति से इधर ऋणायन आए उसी गति से यहाँ धनायन आना चाहिए, यानी दोनों आयनों की आयनिक मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें दो तरह के सर्किट हैं। एक परिपथ तो इसमें है बाह्य परिपथ, एक तो इसमें है बाह्य परिपथ और एक इसके अंदर है आंतरिक परिपथ। बाह्य परिपथ और एक क्या होता है इसमें आंतरिक परिपथ। दिख रहा है आपको? ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, ये बाह्य परिपथ है, इसमें धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही है। और ये जो अंदर वाला सर्किट है इसमें जो धारा बह रही है वो आयंस के कारण बह रही है। तो इसमें दो सर्किट है, एक बाह्य सर्किट है और एक आंतरिक सर्किट है। तो बाह्य परिपथ में जो धारा बह रही है वो बह रही है इलेक्ट्रॉन के कारण। बाह्य परिपथ में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड। ठीक है। अब आंतरिक परिपथ में जो धारा बह रही है उसका कारण है आयन। आंतरिक परिपथ में जो धारा बह रही है वो किसके कारण बह रही है? आयंस के कारण। ये जो सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जो आयंस दिए जा रहे हैं उन आयंस के कारण ही तो सर्किट पूरा हो रहा है। अब देखो धारा कहाँ बह रही है? बाह्य परिपथ में तो कैथोड से एनोड, और आंतरिक परिपथ में कहाँ बहेगी? एनोड से कैथोड। बाह्य परिपथ में तो कहाँ बह रही है? कैथोड से एनोड, और आंतरिक परिपथ में कहाँ बह रही है? एनोड से कैथोड। आंतरिक परिपथ में धारा का प्रवाह एनोड टू कैथोड। जहां धारा का प्रवाह होता है वहीं पॉजिटिव आयन का प्रवाह होता है। अगर वो आपसे कहे कि पॉजिटिव आयन का प्रवाह कहाँ है, तो जहां धारा का प्रवाह होता है वहीं पॉजिटिव आयन का प्रवाह होता है। यानी पॉजिटिव आयन का प्रवाह भी कहाँ होगा? एनोड से कैथोड। आगे समझ। ये एक जनरल आइडिया था डैनियल सेल का। अब दूसरा प्रश्न यहां पर उठता है कि धारा बहती कब है? एक बार आप सबने उतार लिया, यहां तक उतार लिया। जानते हो धारा कब बहती है? धारा कब बहती है? जैसे आप कहते हो कि धारा प्लस से माइनस की तरफ बह रही है, तो इसका मतलब एक जगह उच्च विभव है और एक जगह निम्न विभव है। आप कह रहे हो कि जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि धारा कहाँ बहती है, तो आप कहते हो धारा सर बहती है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ। हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। जैसे कभी देखना बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं तो वहाँ लिखा रहता है 440 वोल्ट, और अपने घरों के अंदर जो धारा होती है वो शायद 220 वोल्ट आती है। तो इसका मतलब धारा का प्रवाह हमेशा हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ होता है। इसका मतलब यहाँ उच्च विभव है
और यहाँ निम्न विभव है, तभी तो धारा का प्रवाह कैथोड से कहाँ हो रहा है, एनोड की तरफ। यहाँ विभव में अंतर है तभी धारा बहती है। धारा बहने का कारण एक ही है कि अगर आप यहाँ वोल्टमीटर लगाएंगे तो वो आपको अपने आप बताएगा कि यहाँ दोनों के विभव में अंतर है। जनरली जो हमारे सेल आते हैं वो 1.10 वोल्ट के आते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सेल है उन पर लिखा रहता है 1.10 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि उनके एनोड और कैथोड के विभव में जो अंतर है वो 1.10 वोल्ट है। आगे चलकर हम उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे, उसे ही सेल का आगे चलकर ईएमएफ कहेंगे कि एनोड और कैथोड के विभव में जो अंतर है वही अंतर आगे चलकर सेल का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब यहाँ अगली चीज जो टर्म बनती है वो बनती है विभव। आपने खुद ने कहा इसमें धारा बह रही है और आप खुद ही कह रहे हैं कि सर धारा तभी बहती है जब एक जगह उच्च विभव होता है और दूसरी जगह क्या होता है, निम्न विभव होता है। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। यहां बार बार एक टर्म आएगी अभी, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप सब ने सुना होगा, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहां कितना विभव डेवलप हुआ। आपने कहा यहां भी विभव डेवलप होता है और आपने कहा यहां भी विभव डेवलप होता है। तो आखिरकार विभव है क्या चीज? आप कब कहते हैं कि यहां कोई विभव डेवलप होगा? तो समझना, मैं एक एनोड हाफ सेल बना रहा हूं। पहले एनोड हाफ सेल समझने के लिए, एनोड हाफ सेल का मतलब जिंक को जिंक सल्फेट विलयन में डाल रहा हूं। जब आप जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डालते हैं जिंक की छड़ को जब जिंक सल्फेट विलयन में डालते हैं तो आप खुद ही कह रहे हो कि जिंक का जिंक +2 विलयन में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स यहां रह जाते हैं। यही तो कह रहे हो। और फिर आप ये कह रहे हो कि ये जो जिंक +2 है, फिर शुरू में तो जितनी जिंक आयन की कंसंट्रेशन होती है उतनी सल्फेट आयन की, लेकिन थोड़ी देर बाद आप कह रहे हो कि जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि जिंक +2 के रूप में विलयन में आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाते हैं। अब ये जिंक +2 क्या करता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना चाहता है। तो देखो चार्ज का सेपरेशन हो गया। पहले जिंक की रॉड में ये स्थिति थी, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज साथ साथ थे या नहीं थे? ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है। जिंक की रॉड में दो चीजें हैं, एक जिंक +2 और इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है जिंक की रॉड में। भाई जिंक की रॉड में जिंक +2 और इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चार्ज साथ साथ है, लेकिन जैसे ही आपने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डाला तो आपको दिख रहा होगा ये चार्ज सेपरेट हो गया। जहां चार्ज का सेपरेशन होता है वहीं विभव डेवलप होता है, वहीं विभव डेवलप होता है। यानी जब धातु की छड़ को उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है तो चार्ज सेपरेशन के कारण धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी आपको लगे कि यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो गया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इलेक्ट्रोड विभव की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ चार्ज सेपरेट हो रहा है समझ जाओ यहाँ विभव डेवलप होगा। आया समझ में? यानी धातु की छड़ को जब उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है तो चार्ज सेपरेशन के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। पहले साथ साथ थी ये जिंक की छड़, जैसे ही सॉल्यूशन में डाला Zn+2 इधर आ गया समझ में? भाई Zn+2 सॉल्यूशन में इधर आ गया, इधर ये बाहर निकल गया। अब ये वाली रॉड तो हो गई नेगेटिव और चारों ओर आ गया पॉजिटिव, चार्ज का हो गया सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन के कारण इलेक्ट्रोड विभव डेवलप होता है। तो लिखो धातु की छड़ को जब उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है, धातु की छड़ को
जब उसी के बने विलयन में डुबोया जाता है तो आवेश पृथक्करण के कारण आवेश पृथक्करण के कारण धातु की छड़ व विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अरे समझ में आया? यानी पहले चार्ज सेपरेट नहीं था, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डालते ही चार्ज का सेपरेशन हो गया, और जहां चार्ज का सेपरेशन होगा वहां पोटेंशियल डेवलप होता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी चार्ज सेपरेट होना, विभव डेवलप होने का मतलब यही होता है। अब ये दो तरह का होगा इलेक्ट्रोड विभव, एक को बार बार मैं कहूंगा मैं ऑक्सीकरण विभव, और एक को क्या कहूंगा, अपक्षय विभव। तो लिखा इलेक्ट्रोड विभव के दो प्रकार। नंबर एक, ऑक्सीकरण विभव। नाम से ही पता चल रहा, ऑक्सीकरण के कारण जो विभव उत्पन्न होगा, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 के रूप में विलयन में आ जाता है। तो जो ऑक्सीकरण के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। और ऑक्सीकरण विभव को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी आपने देखा जब जिंक की छड़ को हमने जिंक सल्फेट विलयन में डाला, तो अभी मैंने कहा जिंक का जो जिंक सॉलिड है, मतलब ये जो जिंक की छड़ है, जो ये जिंक की छड़, ये इसमें से जो जिंक +2 है वो आपको पता है किसके अंदर आ रहा है, विलयन में आ रहा है। यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में बदल जाता है, जिंक +2 में, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे रह जाते हैं, और जिंक +2 कहाँ जाता है, विलयन में आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण विभव। यानी जहां ऑक्सीकरण होता है वहां जो विभव डेवलप होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई मेटल कन्वर्ट इन मेटल आयन। जहां आपको लगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, वहां जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। कहने का मतलब मैं ये कहूं, कोई मेटल है, वो कन्वर्ट हो रही है मेटल आयन में, मेटल n इलेक्ट्रॉन त्यागती है और मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो मेटल कन्वर्ट इन मेटल आयन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख भी रहा है मेटल कन्वर्ट इन मेटल आयन। तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे आपको अभी आगे लिखेगा जिंक/जिंक +2, तो आप अपने आप समझ जाओगे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक +2 में बदल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन डेवलप हो रहा है, और ऑक्सीडेशन के कारण जो विभव डेवलप होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण विभव। समझ में आ गया? अगर मान लो आपने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया और आप ये कह रहे हो कि यहाँ विभव डेवलप होता है। अगर मान लो मानक परिस्थितियाँ हैं, मानक परिस्थिति का मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और इस जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो उस समय जो यहाँ विभव डेवलप होगा उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मानक। देखिए ऑक्सीकरण विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव में अंतर है। मान लो आपने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में आपने डुबोया सपोज करो, और मैं कहता हूँ इस जिंक सल्फेट विलयन की कंसंट्रेशन 2 मोलर है, तो ये मानक स्थिति नहीं है। इस समय जो यहाँ विभव डेवलप होगा उसे आप सिंपल ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। लेकिन मान के चलो ये वाली कंडीशन होती कि मैं जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डाल रहा हूँ और जो कंसंट्रेशन है, जो विलयन की सांद्रता है, वो 1 मोलर है,
यानी आपने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलियन में डाला हुआ है और जिंक सल्फेट विलियन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आदर्श स्थिति कहलाती है, आइडियल कंडीशंस कहलाती है। इस समय जो विभव डेवलप होगा उसे आप कहोगे मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या कहोगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2। इसका मतलब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलियन में डुबोया हुआ है, जिंक की छड़ को ऐसे विलियन में डुबोया हुआ है जिसमें जिंक प्लस 2 आयन है। ऐसी स्थिति में जो ऑक्सीकरण विभव डेवलप होगा वो मानक ऑक्सीकरण विभव होगा अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और ये स्टैंडर्ड होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.76 वोल्ट। है समझ? सेकंड लिखोगे अपचन विभव। सेकंड अपचन विभव। अपचन विभव अपचन विभव इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई आर पी, रिडक्शन पोटेंशियल, या ई लिखा होगा मेटल आयन कन्वर्ट इन मेटल। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीकरण का मतलब होता है धनावेश में वृद्धि और अपचन का मतलब होता है धनावेश में कमी आना। अपचन विभव जो डेवलप होता है वो जनरली होता है कैथोड पर, क्योंकि आपको पता है कैथोड पर अपचन है और अपचन के कारण जो विभव डेवलप होता है उसे हम क्या कहेंगे? अपचन विभव कहेंगे। इसको समझाने के लिए अभी अभी मैंने कहा ये कॉपर की छड़ और आपने इसको कॉपर सल्फेट विलियन में डुबोया। इस कॉपर सल्फेट विलियन में दो चीजें हैं, Cu+2 आयन और SO4-2। अभी ये कैथोड हाफ सेल है, यानी ये अभी एनोड हाफ सेल के साथ नहीं जुड़ा। अब आपको पता है ये हमारी कॉपर की छड़ है। कॉपर की छड़ में दो चीजें हैं, एक Cu+2 है और साथ में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, ये Cu+2 आयन आपको पता है कहां जाएगा? छड़ पे जाएगा। किनको खा जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को। और किस रूप में यहां जमा हो जाएगा? कॉपर के रूप में। आ रहा समझ में? कॉपर छड़ में दो चीजें हैं, एक तो Cu+2 आयन भी है अंदर और इलेक्ट्रॉन्स भी है। इलेक्ट्रॉनों को कौन खा गया? Cu+2। तो अंदर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब जो आपका Cu+2 था ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ कॉपर के रूप में जमा हो जाएगा। अब ये जो सल्फेट आयन है वो यहाँ चारों ओर घूमता रहेगा, नहीं रहेगा? तो देखो ये तो रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा नेगेटिव चार्ज। चार्ज का सेपरेशन हुआ नहीं हुआ? और चार्ज का जब सेपरेशन होता है तो विभव डेवलप होता है और इस विभव को क्या कहा जाएगा? अपचन विभव कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, बस बेटा छोड़ रहे हैं। आई बात समझे? वापिस समझे? Cu+2 विलियन का Cu+2 रॉड के इलेक्ट्रॉनों को खाएगा, कॉपर के रूप में जमा, तो रॉड पर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। चारों ओर यहाँ कौन सा आयन इकट्ठा हो गया? सल्फेट आयन। अरे है नहीं? क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का Cu+2 खत्म हो गया कॉपर के रूप में। यहाँ इकट्ठा कौन हो गया? सल्फेट आयन। रॉड में क्या है? पॉजिटिव आयन। बाहर क्या है? सल्फेट आयन। चार्ज का क्या हो रहा है? सेपरेशन। चार्ज का सेपरेशन होगा तो क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ अपचन हो रहा है, इसके कारण जो विभव डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे? अपचन विभव कहेंगे। Cu+2 दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में बदल रहा है? कॉपर सॉल्वेंट। अगर मान लो मानक परिस्थिति होती, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलियन में डुबोया हुआ होता और कंसंट्रेशन होती 1 मोलर, टेम्परेचर होता 25 डिग्री सेल्सियस, उस समय जो विभव डेवलप होता उसको मानक अपचन विभव कहते
और उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.34 वोल्ट। ये कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, अभी धीरे 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 करके सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बना लिया? बस लास्ट 3 पॉइंट और लिख लें, खत्म ये, फिर हम नैनसर्ट समीकरण से कल बात करें। अब देखो ये इलेक्ट्रोड विभव किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है। मैंने अभी भी कहा अगर मैं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं तो इलेक्ट्रोड विभव कुछ अलग आएगा। 0.34 वोल्ट तो तब आता है जब आप कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो रहे और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोलर। अगर इस कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अपचन विभव का मान कुछ दूसरा आएगा। तो इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, हेडिंग डालें इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, कि इलेक्ट्रोड विभव किस किस बात पे निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, जिसमें पहला पॉइंट लिखें नंबर 1, नंबर फर्स्ट पॉइंट विलयन की सांद्रता। पहला पॉइंट विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। पहला पॉइंट क्या है, विलयन की कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रोड विभव चेंज हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर को भी चेंज कर दोगे ना तो भी चेंज हो जाएगा, विलयन का तापक्रम, विलयन का तापक्रम। तीसरा धातु व इसके आयन, धातु व इसके आयन की प्रकृति पर, धातु व इसके आयन की प्रकृति पर। क्या मतलब है तीसरे पॉइंट का? सपोज करो आयरन की छड़ है, अगर उसको मैं Fe+2 वाले विलयन में डुबोऊं तो मुझे अलग इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा, लेकिन अगर उसी आयरन को Fe+3 वाले सॉल्यूशन में डुबोया जाए तो इलेक्ट्रोड विभव मुझे अलग मिलेगा। यानी जो मेटल है आपने उसको जिस सॉल्यूशन में दे रखा है उसके अंदर आयन कैसा है, जैसे Fe की रॉड को एक तो Fe+2 में डुबोगे तब इलेक्ट्रोड विभव अलग आएगा, और उसी Fe की रॉड को Fe+3 में डुबोगे तो इलेक्ट्रोड विभव कैसा आएगा, अलग आएगा। उम्मीद करता हूँ सबके आज का समझ में आया होगा, और कल से हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नैनसर्ट समीकरण की। थैंक यू आज के लिए।